नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की गई कड़ी निंदा। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को किया खारिज। आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बताया साझा हितों और भविष्य की बुनियाद। कहा, निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद या आतंकियों का समर्थन किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए स्वीकार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जोरदार ढंग से रखा ग्लोबल साउथ का पक्ष। कहा, वैश्विक संस्थाओं में मानवता के 2/3 हिस्से को नहीं मिला पर्याप्त प्रतिनिधित्व। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को मिले नीति निर्माण में जगह। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और अधिक प्रभावशाली बनाने पर दिया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डिगास कानेल से की मुलाकात। मलेशिया और क्यूबा के साथ अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त तरीके से निंदा की गई। इसमें यह कहा गया कि हम आतंकवाद के किसी भी कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये आपराधिक और अनुचित है। चाहे वो किसके द्वारा किया गया हो या उसका उद्देश्य कुछ भी हो, वो कब, कहां और कैसे किया गया हो। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की सबसे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हुए। हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित पनाहगाह शामिल है, के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। हम पुनः जोर देते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सभी लोगों और उनके समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उपसमूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप स्थित पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। और वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रधानमंत्री ने साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। ब्रिक्स सम्मेलन के शांति, सुरक्षा व ग्लोबल गवर्नेंस सत्र में आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो ये मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित किया। रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया। घोषणा पत्र में कहा गया कि वैश्विक दक्षिण अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए
एकजुट है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है। इसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिसमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से उभरते और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की व्यापक भूमिका की वकालत की गई, जिसमें यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाया जाना भी शामिल है। इसके साथ ही नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और महिलाओं तथा विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। घोषणा पत्र में वैश्विक संघर्षों, सैन्य खर्चों में वृद्धि और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर गहरी चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और सैन्य बजटों में बढ़ोतरी उनके लिए बाधा बन रही है। उन्होंने सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयासों पर भी चिंता जताई। ब्रिक्स नेताओं ने पेरिस समझौते और UNFCCC के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति पूर्ण समर्थन जताया। भारत की वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया। ब्रिक्स ने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक हैं और सभी देशों को समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करना चाहिए। घोषणा पत्र में स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया, जिसने क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। इसमें विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला की निर्भरता पर बल दिया गया। समावेशी सामाजिक विकास की दिशा में संकल्प लिया गया। नेताओं ने महिलाओं, दिव्यांगजन, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासियों और शहरों में रहने वाले अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा को समानता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के तहत वैश्विक सहयोग की प्राथमिकता बताया गया। और रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। संगठन में 11 सदस्य देश हैं। ब्राजील इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। मुख्य फोकस शांति, सुरक्षा और ग्लोबल गवर्नेंस पर है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने अपने ओपनिंग रिमार्क में आतंकवाद, विशेष तौर पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि घृणा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो स्थित म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे, जहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन इसके संस्थापक सदस्य हैं। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इससे जुड़ा और साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इंडोनेशिया समेत 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य देश हैं और 12 पार्टनर कंट्री हैं। ब्रिक्स दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था और 49% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियास कानेल से मुलाकात की। रियो डी जेनेरो में हुई इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से दोनों नेताओं ने चर्चा की। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच रियो डी जेनेरो में मुलाकात हुई। इन दोनों विदेश मंत्रियों की 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी बैठक हुई।
बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और एससीओ पर चर्चा की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम की श्रद्धांजलि से रविंद्रनाथ टैगोर की 1924 में की गई अर्जेंटीना यात्रा और प्रधानमंत्री का गुरुदेव के प्रति सम्मान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। खासतौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए बंगाली समुदाय के लोगों के मन में और हृदय को इससे जरूर प्रभावित हुआ है। देखिए धीरज की ये रिपोर्ट। चोलाए चोलाए बाजवे जोएर मेरी पाएर बेगेई पोर केटे जाए कोरिश ना हार दे। गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा है, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो। ये उद्गार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की महानता को बयां करते हैं। गुरुदेव ने न केवल भारत के साहित्यिक और सांस्कृतिक आत्मा को स्वरूप दिया, बल्कि उनकी रचनाओं ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। गुरुदेव ने हमेशा स्वदेशी समाज का संकल्प दिया। वे हमारे गांव को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। गुरुदेव ने भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को रंग बिरंगी मालाओं में पिरोया, अलग अलग रंग के मानकों की शक्ति को समझा और रविंद्र संगीत में इस विविधता को समेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य, संगीत, रंगमंच और चित्रकला की विधाओं के इतने मुरीद हैं कि 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था, गुरुदेव कहते थे कि अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फिर से चर्चा में आए। पीएम ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुदेव टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और इस देश के कई लोगों, विशेषकर विद्वानों और छात्रों के मन पर अमिट छाप छोड़ी थी। Victoria Ocampo, who was a great admirer of Tagore, she was instrumental in making Tagore establish himself as a painter, as a modernist painter to the world. Now this cultural bridge has been established in 1924 and with the Prime Minister visit to Argentina, this has re-established. We have Shankho Ghosh's very, very famous book, Ocampo Robindranath, Ketuki Kushari Dyson's Robindranath O Victoria Ocampo Shandhane, a beautiful book. So there is already a live thread of research on Tagore and Victoria Ocampo, and this totally and directly connects to the cultural exchange between the two countries. So I think this will actually provide further impetus to the research that might actually be going on. ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव टैगोर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर पीएम ने विश्व भर में फैले बंगाली लोगों के मन और हृदय को प्रभावित किया है। सभी भारतीयों, विशेषकर बंगालियों को अपनी राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और भारत की सीमाओं से परे भारत की सभ्यता के विस्तार पर गर्व कराया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद स्थित अमूल डेयरी में आयोजित एक कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक सहकारिता से समृद्धि रखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक सहकारी समितियां आज सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में
योगदान दे रही हैं। देश की 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख महिलाएं हर रोज परिश्रम करके दूध के उत्पादन में सहयोग करती हैं। इन महिलाओं का 80,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ हो जाएगी और इसका मुनाफा 56 लाख महिलाओं के खातों में सीधे जाएगा। बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में आयुष्मान भारत पंजीकरण वैन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 2021 से फरवरी 2025 के बीच दिल्ली सरकार को 1,700 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब जनकल्याण के लिए इस फंड को खर्च करने की जिम्मेदारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के सरकार पर है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे। 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ। और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना है। और नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1,400 कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सहित बड़ी संख्या में नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों का नतीजा था कि लंबे समय से दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थायी नियुक्ति संभव नहीं हो पाई। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में बड़े फैसले लिए हैं। बाकी की वैकेंसी पर भी जल्दी ही नियुक्त किए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। दिल्ली सरकार के इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं। वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं। ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरा मेडिकल स्टाफ। आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है। और मध्य प्रदेश के विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन किसानों से उनकी शिकायत सुनी। कई किसानों ने सोयाबीन बोया था लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए, खेतों में कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो पाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ है, वो इस मामले की जांच कराएंगे और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई किसानों ने सोयाबीन की बोनी की लेकिन बीज खेत में बोया, वो उगा नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ।
उनका बीज भी चला गया, उनकी बोनी बेकार हो गई और एक तरह से खेती ही बर्बाद हो गई। मैंने आके ये बोए हुए बीज भी हमने खोद के देखे, कई बीजों में अंकुरण नहीं हुआ है। ये किसान के साथ धोखा है। हम दोनों चीज, एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर अब जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और खबर क्रिकेट के मैदान से, जहां बर्मिंघम में इतिहास रचा गया। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। रनों के लिहाज से ये विदेश की धरती पर भारत की सबसे बड़ी जीत है। वही भारत ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट मैच जीता है। भारत ने इंग्लैंड को 608 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। ये पहला मौका है जब भारत ने बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीता है। वहीं रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच के 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण खेल कुछ देरी से शुरू हुआ। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया। ओली पोप को आउट कर आकाशदीप ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। हैरी ब्रूक भी 23 रन बनाकर आकाशदीप का ही शिकार बने। लंच से ठीक पहले बेन स्टोक्स को 33 रन पर आउट कर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। क्रिस वोक्स 7 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए। एक छोर संभालकर खेल रहे जेमी स्मिथ 88 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार बने और इसके साथ ही इंग्लैंड की मैच ड्रॉ कराने की उम्मीद समाप्त हो गई। इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शुभमन गिल ने इस मैच में बल्लेबाज के तौर पर तो इतिहास रचा ही, वहीं कप्तान के तौर पर भी बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीतने वाले वे पहले भारतीय कप्तान बन गए। इस सीरीज का पहला टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा था। अब बर्मिंघम में भारत की जीत के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को बर्मिंघम टेस्ट मैच में, जो कि दूसरा टेस्ट मैच था इस सीरीज का, उसमें भारी अंतर के साथ हरा दिया, शानदार जीत दर्ज की। और इस जीत के साथ ही शुभमन गिल और भारत के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए। भारत ने क्रिकेट इतिहास में बर्मिंघम में एजबेस्टन में पहली बार इंग्लैंड को हराकर 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भारत की इस जीत पर क्रिकेट प्रशंसकों में काफी खुशी है। फैंस ने भारतीय टीम और शुभमन गिल को शुभकामनाएं देते हुए आगे के मुकाबलों में भी जीत की उम्मीद जताई है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ये। इंग्लैंड पे पहली बार एजबेस्टन में हम जीते हैं और अर्शदीप और सिराज ने 5-5 विकेट लिए हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस एंड बैटिंग परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। बहुत ही अच्छी इनिंग शुभम गिल की, जिन्होंने पूरा मैच सेटअप करा, और उसके बाद आकाशदीप वंडरफुल बॉलिंग। और चाहे वेदर ने थोड़ा घबरा दिया, डरा दिया, बट उसके बावजूद हमने बिल्कुल मैच सही से पकड़ा और जीता। Well, I would say England must be having hard time today because this Shubman Gill's team is no different and they are here for win. I'm telling you, since they lost the match at Leeds, they wanted to prove themselves. Gautam Gambhir, as Gambhir, he was serious and he wanted to show the world this team is going to rock back. And that's what they did. And I'm telling you, Lords is going to be no different at all. Because Shubman Gill, this man, is going to be staying there, hitting centuries back to back, making history. I'm so happy, and it was my first cricket match, and I'm really happy India won. पर हमने विराट और रोहित को बहुत मिस किया। We missed Virat and Rohit. Akashdeep is super bowling, and it was not very difficult to get the 10 wickets. We waited, but India's really good. We came all the way from Manchester. It's really worth coming
and this is her first match. She really enjoyed watching it. Great atmosphere here, really good. और खबर अमेरिका से, जहां के टेक्सास में भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। इनमें 21 बच्चे भी शामिल हैं। 41 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले केर काउंटी में 21 बच्चों समेत कुल 59 लोगों की मौत हो गई है। यहां ग्वाडालूप नदी के पास स्थित एक समर कैंप से 11 लड़कियां और एक काउंसलर अभी भी लापता है। दरअसल भारी बारिश की वजह से ग्वाडालूप नदी उफान पर आ गई। नदी का जलस्तर लगभग 26 फीट तक बढ़ गया, जिससे कई वाहन और घर बह गए। मौसम अभी शांत होता नहीं दिख रहा है। नेशनल वेदर सर्विस ने सेंट्रल टेक्सास के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। ऐसे में बारिश के कारण राहत और बचाव कार्यों में मुश्किलें आ सकती हैं। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।